गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज इससे पहले हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी के बारे में। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा कि हमने उसमें क्या किया था। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया था श्रीलंका और बेल्जियम का। ठीक है, और हमने ये देखा था कि कैसे कैसे देशों ने अपनी परिस्थितियों को कैसे उसमें सुधार किया साझेदारी से। ये बात हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड अध्याय की बात करते हैं जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, फेडरलिज्म इसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक जानना है कि संघवाद क्या है। आप किसे संघवाद कहेंगे? तो जो देश क्या करता है, अपनी शक्तियों को दो भागों में या उससे अधिक भागों में बांट देता है, उसको क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। ठीक है, अपने देश की शक्तियों को एक या एक से अधिक भागों में बांट देने को हम क्या कहेंगे? संघवाद कहेंगे। तो इसके आधार आप जानते हैं कि भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था भी है। ठीक है, हमने भी अपनी शक्तियों को क्या करा है? निम्न स्तरों पर बांटा हुआ है। कहीं पर हम केंद्र शासन की व्यवस्था को चला रहे हैं, कहीं राज्य पे चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है, जब हम क्या करते हैं किसी क्षेत्र में शक्तियों का बांट देते हैं, जैसे कि हमने साझेदारी में सीखा था। ठीक है, वही व्यवस्था कहलाती है आपकी फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। आगे बात समझ में। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एरिया हैं या देश हैं जहाँ पर क्या है? संघवाद है। ठीक है, आप जितना भी रेड एरिया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संघवाद की व्यवस्था काम करती है। क्योंकि संघवाद से क्या है, किसी भी बड़े क्षेत्र में अपने कार्य को चलाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इस वजह से बहुत सारी जगह पर संघवाद की व्यवस्था देखी जाती है। ये एक तो होती है एकात्मक और दूसरी होती है संघीय व्यवस्था। ठीक है, अगर हम संघीय शासन की बात करें तो संघवाद की बात करें तो दो तरह की व्यवस्था इसमें काम करती हैं। एक करती है एकात्मक और दूसरी करती है संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था एक शक्ति होगी एकात्मक जहाँ पर ऑटोनोमस पावर होगी और दूसरी होगी संघीय व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था में क्या करेंगे? सबसे अधिक अधिकार जो है वो केंद्र के पास होगा। और इसी के पास इस इकाइयों में क्या होती है? दो स्तरों में सरकारों को बांट दिया जाता है, पहले एकात्मक और संघीय व्यवस्था में। पर सबसे बड़ा जो निर्णय होगा वो किसका होगा? केंद्रीय प्राधिकरण का होता है। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या है? इसमें अगर आप देखेंगे विशेषताओं की बात करें, अगर हम संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर दो या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। ठीक है, सरकार को क्या कर दिया जाता है? दो या दो से अधिक व्यवस्थाओं में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख सकते हैं कि स्तर जो हैं वो एक से अधिक होते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं और कानून बनाने तथा वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग में हम लिख सकते हैं कि स्तर की बात है विशेषता में कि एक से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। किसकी बात हो रही है? संघीय व्यवस्था की विशेषता के बारे में। दूसरा है अधिकार क्षेत्र, कितना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो अलग अलग सरकारें हैं, केंद्रीय संघीय है। ठीक है, अलग अलग सरकारों में बांटा गया है तो उनका अपना अपना अलग अधिकार क्षेत्र होगा। एक का अधिकार क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र से सीमित है, दूसरे का क्षेत्र क्या होगा? अपना होगा। और इन दोनों पर जो सुपरविज़न करेंगे वो होगी केंद्र सरकार। तो अधिकार क्षेत्र का जो केंद्र है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और जितने भी अधिकार होंगे या फिर जितने भी कानून होंगे या फिर कोई जितनी भी सुरक्षाएं हैं उन सबका उल्लेख किस में दिया जाएगा? संविधान में दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं पर वही काम किए जाएंगे जो संविधान पर वर्णित हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं संघीय सरकार, ऐसा नहीं कर सकती कि अगर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है तो मैं अपने कानून यहाँ पे लागू करूँ। नहीं, क्या होगा? जो संविधान में लिखा गया है या जो संविधान में है उसके बारे में इसमें बात होगी। आ गई तीन विशेषताएं हो गई। पहली हो गई हमने स्तर पे बात करी। ठीक है, दूसरी हमने बात करी अधिकार क्षेत्र पर। तीसरी हमने बात करी कि उल्लेख किससे लिया है? हमने संविधान से लिया। तो तीन विशेषताएं हो गई इसकी। ठीक है, चौथी व्यवस्था है कि अगर कहीं पर बदलाव करने हैं, ठीक है, अगर उस क्षेत्र में कहीं पर नियमों में या फिर किसी में कोई बदलाव करने हैं तो कोई एक सरकार यानी कि केवल राज्य सरकार ही नहीं और केवल केंद्र सरकार ही नहीं, अलग
कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपसी साझेदारी से वो फैसला लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा 370 आर्टिकल में, अगर वो आर्टिकल को हटाना है तो दोनों पक्षों में जितने में भी हमने अपनी सरकार बांटी है उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों की रजामंदी उसमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो एकात्मक रूप से हम इस तरह जो सहमति जो है वो दोनों सरकारों की लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम फिफ्थ देखें कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की विज्ञान करने का अधिकार है। ठीक है, अगर मान लो कोई विवाद हो गया दोनों के बीच में तो निर्णय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मान लो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी विशेष विषय को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है तो उसका जो फैसला है वो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये उसके पास अधिकार है और ऐसा अधिकार है जो संविधान में वर्णित है। ठीक है, तीसरी है वित्तीय अगर स्वायत्तता की बात करें तो अलग अलग स्रोत दिए गए हैं, जैसे राजस्व स्रोत संघ सूची बनाई गई है इसके आधार पर, तो अलग अलग जितने भी फाइनेंशियल है उसका विवरण अलग अलग दिया गया है। ठीक है, ये छठी विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या थी, स्तर पे बात करेंगे जहाँ पे 2 से अधिक स्तर है। अधिकार क्षेत्र अपना अपना अधिकार क्षेत्र होगा। तीसरी अगर बात करें तो ये सब विवरण किस में है, संविधान में है। चौथी बात करें कि अगर कहीं पर बदलाव की बात आती है तो केवल एक सरकार उसे अकेले नहीं बदल सकती, दोनों की सहमति आवश्यक होती है। पांचवी बात करें अगर किसी विषय के बारे में दोनों सरकारों में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या लड़ाई हो जाए तो उसमें निर्णय जो लेगा वो सर्वोच्च न्यायालय लेगा। छठी जो बात है वो ये है कि अगर वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए, यानी कि कहाँ पर कितना फाइनेंशियली खर्च करना है, तो उसके लिए अलग अलग राजस्व स्रोत क्या करे हैं, निर्धारित करे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करती है, संघीय राज शासन व्यवस्था के उद्देश्य दोहरे होते हैं। पहला उद्देश्य क्या हो गया, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना और इसके साथ उसकी विविधताओं का भी सम्मान करना। ये कुछ क्या थी, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं थी जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ये चीज़ जो समझाई गई है। और जैसे कि क्लास में हम लोग हेडिंग वाइज विशेषताएं लिखते थे, इन्हीं में से पॉइंट उठाइए तो इसको हेडिंग फॉर्म में लेकर अपने उसमें कर सकते हैं। ठीक है, संघवाद समझ में आ गया ना, जहाँ पर हम क्या करते हैं, शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं, उस स्थिति को संघवाद कहा जाता है। फेडरलिज्म आप इसे आंग्ल भाषा में कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, विशेषताएं इसकी ये अभी आपको बता दी गई हैं।